हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ 31 दिसंबर 2021 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। आप कंप्लीट वीडियो ध्यान से देखें क्योंकि लास्ट में आपको 2 क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। आज की वीडियो शुरू करने से पहले कल एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी। ARIIA रैंकिंग जारी हुई है, अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस फॉर इनोवेशन। याद रखिएगा, मैं बोल गया था कि तीसरा एडिशन है, लेकिन जो अटल रैंकिंग का एडिशन है वो फोर्थ है इस बार। बाकी आपको आईआईटी मद्रास मैंने बताया ही था। 2018 में पहली बार रैंकिंग जारी हुई थी। अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस फोर्थ एडिशन रिलीज़ किया गया है AICTE के साथ मिलकर। किसने? डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन ने। आज का पहला क्वेश्चन है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसको आप ब्रिक्स बैंक भी कहते हैं, न्यू डेवलपमेंट बैंक को चौथे नए मेंबर के तौर पर किस देश ने ज्वाइन किया है? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक को चौथे नए मेंबर के तौर पर ज्वाइन किया है इजिप्ट ने, मिस्र ने। किसने? मिस्र ने। देखिए, न्यू डेवलपमेंट बैंक जिसको ब्रिक्स बैंक कहते हैं, तो 5 कंट्री तो इसकी मेंबर थी ही, लेकिन कुछ समय पहले ही 3 नए मेंबरों ने इसको ज्वाइन किया था। इसका नाम था बांग्लादेश, UAE और उरुग्वे। एग्ज़ाम में पूछा था नाबार्ड के कि ब्रिक्स बैंक को 3 कंट्रीज़ ने रिसेंटली ज्वाइन किया है, जिसमें से एक है बांग्लादेश, दूसरा है UAE, तीसरी कंट्री का नाम पूछा था। ठीक है, और अब चौथी कंट्री का याद रखिएगा, मिस्र यानी इजिप्ट। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक जिसको ब्रिक्स बैंक कहते हैं, इसकी स्थापना हुई थी फोर्टलेजा डिक्लेरेशन के तहत। कब हुई थी? 2014 में। ब्रिक्स बैंक यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है संघाई, चाइना में। इसके प्रेसिडेंट कौन है? मार्कोस प्रेडो ट्रोएजो, इतना याद रखिएगा। और 5 कंट्री के बाद 4 और कंट्रीज़ की मेंबर बन गई हैं ब्रिक्स बैंक की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरई इको टूरिज्म जोन काकरा क्रोकोडाइल ट्रेल हाल ही में कहाँ इनॉग्रेट किया गया है? सुरई इको टूरिज्म जोन काकरा क्रोकोडाइल ट्रेल, इनको इनॉग्रेट किया गया है उत्तराखंड में। कहाँ पर? उत्तराखंड में। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, इनके द्वारा सुरई इको टूरिज्म जोन काकरा क्रोकोडाइल ट्रेल, इसका इनॉग्रेशन किया गया है। ये जो सुरई इको टूरिज्म जोन है, ये उत्तराखंड राज्य में पहला ऐसा जोन है जहाँ पर जंगल सफारी की सुविधा प्राप्त होगी। उसके अलावा जो काकरा क्रोकोडाइल ट्रेल है, ये इंडिया में पहला ऐसा क्रोकोडाइल ट्रेल है जहाँ पर क्रोकोडाइल की मर्स स्पीसी यानी जो कीचड़ में रहती है वो स्पीसी भी दिखाई पड़ेगी। तो उत्तराखंड की बात करें, मैप में देख लीजिए आप, ये है उत्तराखंड। चीफ मिनिस्टर कौन है? पुष्कर सिंह धामी। गवर्नर कौन है? गुरमीत सिंह जी। जब भी उत्तराखंड का नाम याद रहे तो इंडिया का ओल्डेस्ट नेशनल पार्क, जिसका नाम वर्तमान में है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, इसकी स्थापना हुई थी 1936 में। तब इसका नाम था हैली नेशनल पार्क। देखिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी द्वारा हाल ही में उत्तराखंड के हल्द्वानी में 23 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी गई है। कितनी? 23। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SSB सशस्त्र सीमा बल, इसके एडिशनल जो हेड हैं उसका चार्ज किसने लिया है? तो SSB का चार्ज लिया है संजय अरोड़ा ने। किसने? संजय अरोड़ा। संजय अरोड़ा ITBP के हेड हैं, अब इन्होंने SSB का भी चार्ज ले लिया। ये देख लीजिए, ये हैं संजय अरोड़ा जी, IPS ऑफिसर हैं, आपको पता ही है। इनको SSB का भी चार्ज दे दिया गया है। इससे पहले SSB के हेड थे कुमार राजेश चंद्र, जो कि रिटायर हो जाएंगे 31 दिसंबर को। तो अब संजय अरोड़ा ITBP के साथ साथ SSB के भी DG होंगे, डायरेक्टर जनरल होंगे। नाम याद रखिएगा, संजय अरोड़ा। देखिए, जो सशस्त्र सीमा बल है वो नेपाल और भूटान के एरियाज़ में पहरा देती है। जो हमारी BSF होती है वो बांग्लादेश पाकिस्तान बॉर्डर पे पहरा देती है। म्यांमार बॉर्डर पे कौन रहता है? असम राइफल्स। चाइना बॉर्डर पे ITBP। याद रखिएगा, इंडिया में 6 सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस हैं, जिसमें से एक हमारी असम राइफल्स पैरामिलिट्री फोर्स है। ITBP की बात करें, 24 अक्टूबर 1962 को ITBP की स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। मोटो क्या है? शौर्य, दृढ़ता, कर्मनिष्ठा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन, इसको इम्प्लीमेंट करने में किस राज्य ने फर्स्ट प्लेस हासिल किया है? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी को इम्प्लीमेंट करने में प्रथम स्थान मिला है तेलंगाना को। किसको? तेलंगाना को। ये देख लीजिए आप, तेलंगाना ने फर्स्ट प्लेस सिक्योर किया है
श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए। देखिए ये जो स्कीम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन 34 राज्यों यूनियन टेरिटरी में इम्प्लीमेंट की जा रही है, जिसमें तेलंगाना ने फर्स्ट प्लेस हासिल किया है, तमिलनाडु ने सेकंड और गुजरात ने थर्ड। क्लस्टर्स की बात की जाए तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन 295 क्लस्टर्स में इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, जिसमें से फर्स्ट और सेकंड प्लेस तेलंगाना के क्लस्टर्स को मिला है और जो थर्ड प्लेस है वो मिजोरम के क्लस्टर को मिला है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन स्कीम, जैसा इसका नाम है रूर्बन, यानी कि रूरल एरियाज़ में अर्बन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएँ। तो ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन स्कीम 2016 में लॉन्च की गई थी, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की स्कीम है। और याद रखिएगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्कीम ये पूरा का नया वर्जन है, पूरा आपको पता ही है, प्रोविज़न ऑफ अर्बन एमिनिटीज़ टू रूरल एरिया। पूरा का जो आइडिया था ये हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम जी ने दिया था 2003 में। तो पूरा का नया रूप है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन, जिसको इम्प्लीमेंट करने में टॉप किया है तेलंगाना ने। नया क्वेश्चन है, कौशल रोजगार निगम पोर्टल किस स्टेट या फिर यूटी ने लॉन्च किया है? कौशल रोजगार निगम पोर्टल ये लॉन्च किया है हरियाणा ने। किसने? हरियाणा ने। ये देख लीजिए, हरियाणा गवर्नमेंट द्वारा कौशल रोजगार निगम पोर्टल लॉन्च किया गया है। इसके अलावा गुरुग्राम में अटल पार्क और स्मृति केंद्र भी स्थापित किए गए हैं। तो अटल पार्क, स्मृति केंद्र, कौशल रोजगार निगम पोर्टल तीनों हरियाणा से रिलेटेड हैं। देखिए जो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं मनोहर लाल खट्टर, उनके द्वारा एक मैगजीन जो है लॉन्च की गई है, व्यवस्था परिवर्तन से सुशासन। इतना याद रखिएगा, व्यवस्था परिवर्तन से सुशासन, ये हरियाणा गवर्नमेंट के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर जी ने लॉन्च की है। हरियाणा की बात करें तो यहाँ देख लीजिए, ये है मैप में आपका हरियाणा। चीफ मिनिस्टर कौन है? मनोहर लाल खट्टर। गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। और याद रखिएगा कौशल रोजगार निगम पोर्टल किसने लॉन्च किया है? हरियाणा गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्सपा एक्ट, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट किस वर्ष पास किया गया था? तो आफ्सपा एक्ट को पास किया गया था 1958 में, 1958 में आफ्सपा एक्ट पास हुआ था। चर्चा में इसलिए है क्योंकि नागालैंड में आफ्सपा एक्ट को जो है 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया, यानी नागालैंड को अगले 6 महीने तक के लिए डिस्टर्ब एरिया घोषित कर दिया गया है। 2 दिन पहले ही मैंने बताया था कि नागालैंड से आफ्सपा हटाने के लिए विवेक जोशी की अध्यक्षता में 5 मेंबर कमेटी बनी थी। ये विवेक जोशी ने कहा कि भैया अभी हालात ठीक नहीं है, इसलिए नागालैंड में आफ्सपा लगा रहना चाहिए। तो जो आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट है उसके सेक्शन 3 के तहत नागालैंड को डिस्टर्ब एरिया घोषित कर दिया गया है। 1958 में आफ्सपा एक्ट पास हुआ, जिसमें इंडियन आर्म फोर्सेस को स्पेशल पावर मिल जाती है, ये फायर भी कर सकते हैं अगर कोई एरिया डिस्टर्ब एरिया घोषित है। डिस्टर्ब एरिया एक्ट कब पास हुआ था? 1976 में। इस एक्ट के तहत अगर कोई एरिया डिस्टर्ब घोषित किया जाता है तो 6 महीने तक स्टेटस को रहती है वहाँ पर, यानी जैसी सिचुएशन है वैसी ही रखनी पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लिम्स ऑफ अ पायनियर्स लाइफ जर्नी ये बुक किसने लिखी है? ग्लिम्स ऑफ अ पायनियर लाइफ जर्नी ये बुक लिखी है डॉक्टर VL इंदिरा दत्तू ने। ये देख लीजिए आप, हाल ही में हमारे वाइस प्रेसिडेंट M वेंकैया नायडू जी द्वारा एक बुक लॉन्च की गई है जिसका नाम है ग्लिम्स ऑफ अ पायनियर्स लाइफ जर्नी। ग्लिम्स ऑफ अ पायनियर लाइफ जर्नी लिखी है डॉक्टर VL इंदिरा दत्तू ने। ठीक, डॉक्टर VL इंदिरा दत्तू की बुक है, नाम क्या है? ग्लिम्स ऑफ अ पायनियर्स लाइफ जर्नी, जिसको लॉन्च किया गया है M वेंकैया नायडू जी द्वारा। ये जो डॉक्टर VL दत्तू जी हैं ये फिक्की के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्विटास स्मॉल फिनांस बैंक इसके नए MD एंड CEO कौन बने हैं? इक्विटास स्मॉल फिनांस बैंक इसके नए MD एंड CEO आप यहाँ पे देख लीजिए, VP नरसिम्हन। ये देख लीजिए, ये हैं VP नरसिम्हन। कौन है? VP नरसिम्हन। ये इक्विटास स्मॉल फिनांस बैंक के MD एंड CEO बन गए हैं। अगले 3 वर्ष तक VP नरसिम्हन जो है इक्विटास के MD एंड CEO रहेंगे। इक्विटास स्मॉल फिनांस बैंक 2016 में इसको स्मॉल फिनांस बैंक का दर्जा मिला था। चेन्नई में इसका हेडक्वार्टर है। चेयरमैन कौन है? अरुण रामनाथन। और MD एंड CEO कौन बन गए हैं इक्विटास के? VP नरसिम्हन। देखिए स्मॉल फिनांस बैंक, पहले इसके लिए पेड अप कैपिटल रिक्वायर थी 100 करोड़, लेकिन अब कितनी है? 200 करोड़, 200 करोड़।
2 दिन पहले ही पीएनबी के एमडी एंड सीईओ बने हैं अतुल कुमार गोयल, पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक के एमडी एंड सीईओ बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा इनोवेशंस फॉर यू एंड द इग्निशियस टिंकर्स, इसका कौन सा एडिशन रिलीज किया गया है? तो इनोवेशंस फॉर यू द इंजीनियर्स टिंकर्स, इसका सेकंड एडिशन रिलीज किया है नीति आयोग ने। ये पीआईबी में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, पीआईबी में कई सारे आर्टिकल डिस्कस किए हैं। अटल इनोवेशन मिशन जो कि नीति आयोग के तहत आता है, उसने सेकंड एडिशन रिलीज किया है इनोवेशंस फॉर यू द इंजीनियर्स टिंकर्स। ये जो सेकंड एडिशन है इसमें एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर से रिलेटेड स्टार्टअप्स की बात की गई है, टोटल 70। फर्स्ट एडिशन अक्टूबर 2021 में रिलीज हुआ था इसका इनोवेशंस फॉर यू, तब हेल्थ सेक्टर की बात की गई थी, और इस बार सेकंड एडिशन में एग्रीकल्चर सेक्टर की बात की गई है। नीति आयोग ने 22 भाषाओं में इनोवेशंस इन वर्नाकुलर प्रोग्राम भी लॉन्च किया है। नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग की जगह पर। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। चेयरपर्सन हमेशा प्राइम मिनिस्टर रहेंगे। वाइस चेयरमैन हैं राजीव कुमार। सीईओ कौन है? अमिताभ कांत। नीति आयोग ने अभी हेल्दी स्टेट्स प्रोग्रेसिव इंडिया रिपोर्ट जो है रिलीज़ की है, जिसको टॉप किया है केरल ने, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखा जाए तो सबसे ज़्यादा ग्रोथ दिखाई है यूपी ने, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन आर्मी द्वारा क्वांटम लेबोरेटरी किस राज्य में स्थापित की गई है? इंडियन आर्मी ने क्वांटम लेबोरेटरी स्थापित की है एमपी में। एमपी में इंदौर के पास है मऊ। क्या है? मऊ, जहाँ से हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। तो इंडियन आर्मी द्वारा मऊ में क्वांटम लेबोरेटरी स्थापित की गई है। मऊ कहाँ है? एमपी में, इंदौर के पास। देखिए, क्वांटम टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्यों? क्योंकि ये बहुत सिक्योर कम्युनिकेशन प्रोवाइड करती है, और कम्युनिकेशन जितना ज़्यादा सिक्योर होगा, आर्मी की स्ट्रेंथ उतनी ही अच्छी रहेगी। वर्ल्ड का पहला क्वांटम सैटेलाइट किसने लॉन्च किया? चाइना ने। क्वांटम कम्युनिकेशन की खास बात क्या होती है? ऐसे जब कम्युनिकेशन होता है 0 और 1 में होता है, बाइनरी संख्या पता है ना, 0 और 1। लेकिन क्वांटम क्या होता है? क्वांटम में एक ही सिचुएशन में 0 और 1 को इस्टेब्लिश किया जाता है, इसीलिए बहुत सिक्योर कम्युनिकेशन होता है। इंडियन आर्मी की बात करें, 1895 में स्थापना हुई। मोटो है सर्विस बिफोर सेल्फ। इंडियन आर्मी में 2 फील्ड मार्शल रहे हैं, KM करियप्पा, सैम मानिक शाह, और वर्तमान में 28th आर्मी चीफ कौन है? MM नरवणे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई रूपी पेमेंट सॉल्यूशन किसने लॉन्च किया है? तो ई रूपी पेमेंट सॉल्यूशन को लॉन्च किया गया है कर्नाटका गवर्नमेंट द्वारा। किसके द्वारा? कर्नाटका गवर्नमेंट द्वारा। ये देख लीजिए, कर्नाटका गवर्नमेंट ने NPCI और SBI के साथ मिलकर ई रूपी पेमेंट सॉल्यूशन लॉन्च किया है अपने स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत। तो कर्नाटका में स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप प्रोग्राम चल रहा है, उसी के लिए ई रूपी पेमेंट सॉल्यूशन लॉन्च किया गया है कर्नाटका द्वारा, और इसके लिए कर्नाटका ने SBI और NPCI के साथ पार्टनरशिप की है। देखिए, जो ये ई रूपी है, ये लीक प्रूफ पेमेंट है। यानी ई रूपी का मतलब ये होता है कि जो आपको रुपए हैं वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मिलेंगे, और ये रुपए जिस पर्पज़ के लिए मिलेंगे उसी के लिए खर्च किए जा सकते हैं। जैसे बुक के लिए स्कॉलरशिप मिली है, प्लेग्राउंड के लिए मिली है। जैसे गवर्नमेंट ने ई रूपी इसीलिए प्लान किया है कि जो ये सब्सिडी आ रही है उसका कहीं और यूज़ ना किया है। पता लगा शराब खरीद ली जाके गेहूं की सब्सिडी से, तो ऐसा ना होने पाए। तो कर्नाटका गवर्नमेंट ने ई रूपी लॉन्च कर दिया है NPCI और SBI के साथ मिलकर। देखिए, NPCI की बात करते हैं, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। 2008 में स्थापना हुई, मुंबई में हेडक्वार्टर है। MD एंड CEO हैं दिलीप आसबे, चेयरमैन है विश्व मोहन मोहपात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा फर्स्ट SDG इंडेक्स किस वर्ष लॉन्च किया था? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को मापने के लिए नीति आयोग ने पहला SDG इंडेक्स लॉन्च किया था 2018 में। चर्चा में इसलिए है क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने नीति आयोग के साथ मिलकर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में डिस्ट्रिक्ट SDG इंडेक्स डैशबोर्ड रिलीज़ किया है। क्या? डिस्ट्रिक्ट SDG इंडेक्स। तो डिस्ट्रिक्ट्स के मेजर्स करता है, मतलब डिस्ट्रिक्ट्स को मेजर करता है 8 नॉर्थ ईस्ट राज्यों में। तो पहला SDG इंडेक्स है जो डिस्ट्रिक्ट वाइज डाटा आपको प्रोवाइड कर रहा है। ये जो डिस्ट्रिक्ट SDG इंडेक्स है, इसको टॉप किया है ईस्ट सिक्किम डिस्ट्रिक्ट ने। किसने? ईस्ट सिक्किम डिस्ट्रिक्ट ने। और नागालैंड का जो खिपेरे डिस्ट्रिक्ट है, ये जो है बॉटम पे रहा है। नीति आयोग ने इंडिया में स्टेट्स को मापने के लिए 2018 में क्या SDG इंडेक्स लॉन्च किया था, और पहली बार डिस्ट्रिक्ट SDG इंडेक्स रिलीज़ किया गया है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेंड्स एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया। ये रिपोर्ट किसने रिलीज़ की है?
ट्रेंड्स एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया रिपोर्ट रिलीज़ की है आरबीआई ने। आरबीआई द्वारा एक रिपोर्ट पब्लिश की गई है ताकि देश में फिनेंशियल परफॉर्मेंस बताई जा सके। उस रिपोर्ट का नाम क्या है? रिपोर्ट्स ऑन ट्रेंड्स एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया। आरबीआई में बताया है कोविड-19 आउटब्रेक के कारण सिचुएशन काफ़ी ख़राब हो गई। इंडिया में जो बैंकों का जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक हैं उनका ग्रॉस एनपीए 8.2% था मार्च 2020 में, लेकिन वो मार्च 2021 में 7.3% हो गया। ठीक है, उसके अलावा सितंबर 2021 तक जो ग्रॉस एनपीए था वो 6.9% हो गया। तो एनपीए जो है कम हुआ है, ये अच्छी बात है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, तो अगर 90 दिन तक लोन का प्रिंसिपल और इंटरेस्ट ना आए तो वो एनपीए हो जाता है, याद रखिएगा। आरबीआई की बात करें तो हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर आरबीआई एक्ट 1934 के द्वारा 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना कोलकाता में हुई थी। 1935 के बाद 1937 में मुंबई इसका हेडक्वार्टर ट्रांसफ़र हो गया। जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक होती हैं वो आरबीआई एक्ट 1934 की सेकंड शेड्यूल में लिस्टेड होती हैं। आरबीआई का नेशनलाइजेशन हुआ था 1949 में। आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर थे ऑसबॉर्न स्मिथ, फर्स्ट भारतीय गवर्नर थे सी.डी. देशमुख। वर्तमान में आरबीआई के 25th गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास, जिनका टेन्योर फिर से बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन फिक्स डिपॉजिट स्कीम किसने लॉन्च की है? ग्रीन फिक्स डिपॉजिट ये लॉन्च किया गया है इंडसइंड बैंक के द्वारा। ये देख लीजिए, इंडसइंड बैंक द्वारा ग्रीन फिक्स डिपॉजिट्स लॉन्च किया गया है ताकि यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को बढ़ावा दिया सके। यानी ऐसे प्रोजेक्ट के लिए क्रेडिट प्रोवाइड किया जाएगा इन फिक्स डिपॉजिट से, जिसको खर्च किया जाएगा यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए। तो कोई भी अगर इन्वेस्ट करना चाहे तो कर सकता है। ग्रीन फिक्स डिपॉजिट में लॉन्च किसने किया है? इंडसइंड बैंक ने। इंडसइंड बैंक 1994 में स्थापना हुई, मुंबई में हेडक्वार्टर है, सीईओ हैं सुमंत काठपालिया। इंडसइंड बैंक इंडिया का पहला बैंक है जो यूपीआई के माध्यम से क्रॉस बॉर्डर पेमेंट प्रोवाइड करेगा। लास्ट क्वेश्चन आज का, ई.ओ. विल्सन बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, याद रखिएगा। हाल ही में इनका निधन हो गया। कहाँ से बिलोंग करते थे? ई.ओ. विल्सन, ये यूएस से बिलोंग करते थे। अब इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी इसलिए हैं क्योंकि ये जो ई.ओ. विल्सन हैं इनको फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी कहा जाता था। तो क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बनेगा कि रिसेंटली फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी हैज़ बीन पास्ड अवे, व्हाट वाज द नेम? तो ई.ओ. विल्सन, फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी। पुलित्जर प्राइज मिल चुका था, कहाँ से थे? यूएस से, और हाल ही में इनका निधन हो गया। इनका दूसरा नाम था डार्विन्स नेचुरल हियर। तो ई.ओ. विल्सन का नाम याद रखिएगा। ये आज की वीडियो से क्वेश्चन है। आई होप कि आप इजीली इनका जवाब दे पाएंगे। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद।